हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपके 10 चैप्टर इसमें हो चुके हैं। ये जो क्लास चल रही है क्लास 6 की SCRT चल रही है, ठीक है। ये BPSC की क्लास आपको डेली 2 बजे मिलती है, तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। इसमें हम लोग थ्योरी पहले कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद जो भी आपके प्रीवियस के क्वेश्चन हैं वो सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो एक क्लास मैंने बनाई हुई थी प्रीवियस के क्वेश्चन की, तो वो भी अगर आपने नहीं देखी तो उसको जरूर जाके ज्वाइन करिएगा। वहां से आपको समझ में आ जाएगा कि GK GS के क्वेश्चन एटलीस्ट बन कैसे रहे हैं, ठीक है। जो कि आपके एग्जाम में 40 नंबर के आते हैं। GK GS का जो पार्ट होता है वो 40 नंबर का आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको BPSC की क्लासेस जो मिलती हैं वो डेली 2 बजे मिलती है। इसमें हम लोग SCRT कवर कर रहे हैं। जो 5 बजे आपको क्लास मिलती है उसमें NCERT हो रही है, सोशल साइंस कवर कर रहे हैं। तो अगर आप BPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 5 बजे भी क्लास ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आप में NCERT प्लस SCRT पूछा जाता है। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको डेली 3 बजे और 5 बजे क्लास जो मिलती है उसको आप ज्वाइन करिएगा। आपका अच्छे से सीटेट भी क्लियर हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर जो आज का डिस्कस करने वाली हूँ मैं, ये है 11 चैप्टर। क्लास 6 की SCRT चल रही है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसमें जो आज बात करने वाले हैं इस पे दिया गया है सुदूर प्रदेशों से संपर्क, यानी जो प्रदेश थे उनसे धीरे धीरे कैसे संपर्क हुआ, कैसे उनका विकास हुआ। तो इसमें सारा ये गिवन है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें मौर्य साम्राज्य हो गया, और जो शुंग शैली थी, अमरावती शैली है, कुषाण लोग थे, तो उनका कैसे कैसे विकास हुआ, कैसे राज्य का पतन हुआ, तो इस बारे में इसमें चैप्टर में गिवन है। तो हम लोग लास्ट तक अच्छे से डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको क्लासेस मिलती रहती हैं जो BPSC की क्लासेस होती हैं। साथ ही साथ आपको CET की भी क्लासेस मिलती रहती हैं, तो आप लोग मेरे साथ भी जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे डेली क्लासेस मिलती रहती हैं, क्योंकि इसमें हम लोग थ्योरी भी कवर करते हैं, साथ में प्रीवियस के क्वेश्चन भी लगा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का जो चैप्टर है। इसमें जो बात कही गई है स्टार्टिंग में, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद जो मगध क्षेत्र था, ठीक है, उसमें शुंग वंश की स्थापना हुई। यानी जो मौर्य साम्राज्य था वो एक टाइम काफी बड़ा था, साम्राज्य बना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसकी जो सत्ता थी वो धीरे धीरे पतन हो गई, यानी धीरे धीरे कम पड़ती गई। यानी लोगों पे जो उनका अधिकार था वो धीरे धीरे कम होता चला गया। जिसकी स्थापना जो थी पुष्यमित्र शुंग ने की। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो शुंग वंश की स्थापना हुई, तो शुंग वंश की स्थापना जो की थी उसके संस्थापक जो रहे पुष्यमित्र शुंग थे, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो अंतिम मौर्य सम्राट ब्राह्मण मतलब बृहद की स्थापना मतलब सेनापति था, उसका राज्य अधिक दिनों तक जो था बना नहीं रहा, क्योंकि भारत की सीमा के बाहर से विदेशी सेनाओं का आक्रमण इस काल में होने लगा था। यानी जो धीरे धीरे इनका जो शासन काल रहा वो बहुत समय तक नहीं रहा, क्योंकि बाहर के जो विदेशी लोग थे वो धीरे धीरे आक्रमण करना स्टार्ट कर चुके थे। आगे चलते हैं। और कुछ समय बाद इन्हीं विदेशी विजेताओं ने अपनी सत्ता सुदृढ़ कर ली। यानी जब वो आक्रमण करने लगे तो धीरे धीरे उनकी जो सत्ता थी वो आने लगी। उन्होंने भारत में स्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया और धीरे धीरे यहाँ की संस्कृति में लीन हो गए। यानी जब वो धीरे धीरे यहीं स्थायी रूप से रहने लगे भारत में, तो धीरे धीरे आप जहाँ भी रहेंगे वहाँ की संस्कृति आप में थोड़ी बहुत आने लगेगी। तो इसी जो मतलब जहाँ ये रहने लगे थे धीरे धीरे करके भारत में, तो वहाँ की संस्कृति में धीरे धीरे लीन हो गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं वैक्टिया के यूनानी शासक, इसके बारे में। ये इतिहास में इंडो ग्रीक के नाम से विख्यात है। अगर आपसे पूछा जाए जो वैक्टिया है, यूनानी शासक जो है वो भारत में किस नाम से विख्यात हैं, तो इंडो ग्रीक नाम से विख्यात हैं। सबसे प्राचीन यूनानी का शासक जो था मीनांडर था, जो बौद्ध साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथ जो है मिलिंद पहन एवं मीनांडर का बौद्ध भिक्षुक नागसेन के साथ संवाद था। नागसेन के संपर्क में आने के बाद मीनांडर और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। यानी जब इनके संपर्क में आए नागसेन के, तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। इनकी राजधानी जो थी साकल शिक्षा के प्रमुख केंद्र था। आगे चलते हैं। यूनानी संपर्क का भारत पर व्यापक जो प्रभाव पड़ा, भारत में चिकित्सा पद्धति, विज्ञान, ज्योतिषी विद्या एवं सिक्के बनाने की कला में परिवर्तन आए, जबकि धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में इन नए शासकों पर भारत का प्रभाव पड़ा। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो शाक है इसके बारे में। यवन शासकों के पतन के बाद सिथियन या शाक शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की। यानी जब यवन शासक था उसका भी पतन हो गया धीरे धीरे करके, फिर जो ये शाक वंश था इनकी सत्ता स्थापित हुई। यह मूलतः मध्य एशिया के निवासी, मगर कुछ समय तक इन्होंने उत्तरी भारत के भागों पर भी
शासन किया। यानी मूल रूप से जो इनका निवास रहा है वो मध्य एशिया रहा, लेकिन इन्होंने थोड़े टाइम तक जो था उत्तरी भारत पर भी मतलब अपना शासन किया। ये क्षत्रप कहलाते थे। ये कई शाखाओं में विभक्त थे, यानी इनकी जो शाखाएं थी यानी कई शाखाओं में विभक्त थे। इनमें एक महत्वपूर्ण जो शाखा थी उज्जैन के क्षत्रपों की थी। रुद्रदामन महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध राजा था, जिनके जूनागढ़ अभिलेख में दक्षिण भारत के सातवाहन एवं कुषाणों के साथ उनके संघर्ष की जानकारी प्राप्त होती है। आगे चलते हैं। जो मतलब जूनागढ़ सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के संबंध में पिछले अध्याय में आपने चैप्टर नंबर 8 में हम लोगों ने इस बारे में देखा भी था। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका कुषाण है। विदेशी आक्रमणों की श्रृंखला में कुषाणों का स्थान जो था सबसे महत्वपूर्ण था। कुषाण यूची कबीला की एक शाखा थी। भारत में इस वंश का प्रथम शासक जो था कुजुल कंडफिसा हुआ। उसने काबुल और कश्मीर में अपनी सत्ता स्थापित की। इस वंश का सबसे महान जो शासक था वो कनिष्क था। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो कुषाण वंश था उसमें जो महान शासक बना वो कनिष्क था। उसके समय के कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रिया, पार्थिया आदि जो देश मतलब प्रदेश सम्मिलित थे। आगे चलते हैं। कनिष्क मगध पर आक्रमण कर प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर से लाया था। भारत के बाहर भी कनिष्क ने अनेक साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से कई सैनिक अभियान की और विशाल भूभाग को अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसने चीन के साथ भी युद्ध किया, जहां एक बार पराजित होने के बाद दूसरी बार विजयी हुआ। यानी पहली बार जब उसने चीन पर आक्रमण किया तो वो पराजित हो गया, लेकिन जब उसने दोबारा आक्रमण किया तो वो जीत भी गया। मौर्य साम्राज्य के बाद उसने भारत में पहली बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो जो कनिष्क था वो मौर्य साम्राज्य जो था बहुत ज़्यादा विकसित था अपने पीरियड में। उसके बाद जब आया कनिष्क, तो कनिष्क ने भी मौर्य साम्राज्य कितना ही अपना जो साम्राज्य था वो स्थापित किया। रेशम मार्ग, जहाँ से रोम एवं चीन के बीच रेशम व्यापार होता था। तो अगर आपसे पूछा जाए रेशम का जो मतलब मार्ग रहा ये किसके बीच व्यापार होता था, तो रोम एवं चीन के बीच व्यापार होता था। पर कुषाण साम्राज्य का नियंत्रण था। इस व्यापारिक मार्ग पर नियंत्रण के कारण भारत का व्यावसायिक जो संपर्क रहा पश्चिम एशिया एवं यूरोप के देशों के साथ हुआ। यानी जो कुषाण साम्राज्य क्योंकि बीच में पड़ता था, तो इसी की वजह से इनका जो व्यापार रहा वो पश्चिम एशिया एवं यूरोप के देशों से हो गया। कनिष्क की राजधानी में बड़े बड़े विद्वान मौजूद थे। अश्वघोष के अलावे पर्स, वसुमित्र, नागार्जुन आदि इनके जो राज्यसभा के रत्न रहे। यानी मेन विद्वान मतलब अच्छे इनको काफी नॉलेज था, ये लोग रहे। आगे चलते हैं। बौद्ध धर्म का विस्तार। धर्म के क्षेत्र में मौर्योत्तर काल की मुख्य विशेषता थी ब्राह्मण या वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना तथा बौद्ध धर्म के महायान शाखा का उदय और विकास। पुष्यमित्र शुंग ने ब्राह्मण धर्म को बढ़ावा दिया, जिससे यज्ञ और बलि की प्रथा का जो था विकास हुआ। इसके साथ ही त्रिदेव ब्राह्मण, विष्णु और महेश की धारणा भी बदलती हुई। कई विदेशियों ने भी इस धर्म को अपना लिया। फिर भी भारत में आने वाले इस समय के लगभग सभी विदेशी शासकों ने बौद्ध धर्म को ही प्राच्य दिया। शासकों ने अपने सिक्कों पर बौद्ध चिन्ह अंकित किए और कुषाणों ने बौद्ध विहारों को बहुत अधिक दान दिया। यानी क्या हुआ, अपने सिक्कों पर जो बौद्ध चिन्ह अंकित करवाया था उसके बाद इन्होंने कुषाण के जो बौद्ध विहार लोग थे उनको बहुत अधिक दान दिया। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया। यानी जो कनिष्क था वो धीरे धीरे बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। अतः उसने इस धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया। आर्य सुदूर क्षेत्रों में भी बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए प्रचारक रहे। यानी वो दूसरे देश भी भेजा करते थे कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो। देश के भीतर बौद्ध धर्म को धनी व्यापारियों द्वारा भी प्रसिद्ध मिला था। इस प्रकार के अनेक बौद्ध विहार व्यापारियों के अनुदान से बनाए गए थे। देश के अधिकांश विहार व्यापारिक मार्गों या पश्चिम भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित था। आगे चलते हैं। व्यापार के माध्यम से बौद्धिक धर्म पश्चिम में मध्य एशिया भी पहुंचा। व्यापार के ही क्रम में अनेक भारतीय व्यापारियों ने कासगर, खोतार, चारकंद, तुर्कफान, मीरान आदि स्थानों पर व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। व्यापारियों के साथ बौद्ध धर्म के प्रचारक भी इन स्थानों पर जो था गए। मध्य एशिया के निवासियों ने धर्म प्रचारकों के संपर्क में बौद्ध मत जो थे वो ग्रहण किया
और बौद्ध मठों की स्थापना हुई। यानी जो बौद्ध मठ है वो धीरे धीरे उसकी स्थापना हुई। यानी जो मध्य एशिया के निवासी थे वो धर्म प्रचारक के संपर्क में आते गए, फिर बौद्ध मठ जो था वो ग्रहण किया गया, उसके बाद जो मठों की स्थापना हुई। तो ये जो मठ थे उसमें बौद्ध धर्म जो ग्रंथ थे उसकी शिक्षा दी जाती थी। विदेशी संपर्क ने नए विचारों के विकास में भी सहायता की। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद ही उनकी शिक्षाओं की जो संबंध में वाद विवाद प्रारंभ हो गया। फलस्वरूप बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया, हीनयान और महायान। यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता है तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि हीनयान और महायान किसको कहते हैं। तो हीनयान शाखा के अनुयायी जो थे महात्मा बुद्ध की मूल शिक्षा में विश्वास करते थे, जो हीनयान लोग थे। महायान मत के मानने वाले लोग जो थे बोधिसत्व का आदर्श प्रमुख प्रस्तुत करते थे। यानी ये लोग जो थे महात्मा बुद्ध की मूल शिक्षा का विश्वास करते थे, और महायान के जो लोग थे वो बोधिसत्व का आदर्श एवं प्रस्तुत किया करते थे। आगे चलते हैं। इनके अनुसार बुद्ध को एक धार्मिक उपदेश के रूप में ना देख करके भगवान के रूप में देखा जाने लगा। बाद में उनकी मूर्तियां बनवाकर उनकी पूजा की जाने लगी। यानी धीरे धीरे क्या हुआ, ये धार्मिक उपदेश के रूप में इनको लोग नहीं मानने लगे, बल्कि इनको भगवान का दर्जा दे दिया गया। फिर इनकी मूर्ति बनवा के लोग इनकी पूजा भी करने लगे। इस प्रकार महायान बौद्ध धर्म में भक्त की अवधारणा का विकास हुआ। अब हम लोग बात कर लेते हैं कला एवं स्थापत्य, इसके बारे में। मौर्योत्तर काल में कला का विकास में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। आर्थिक समृद्धि ने भी इन विकास को प्रभावित किया। इस समय के स्थापत्य कला के अवशेष के रूप में स्तूप, गुहा, मंदिर, चैत्य एवं बौद्ध विहार जो थे वो रहे। पहाड़ों में चट्टानों को काट करके बनाई गई गुफाएं बौद्ध मंदिरों में भिक्षुओं के रहने के लिए प्रयोग की जाती थी। यानी जो चट्टान थी और पहाड़ थे उनको काट करके जो गुफाएं बनाई जाती थी, वो भिक्षु जो बौद्ध मंदिर के भिक्षु लोग थे वो उसी में रहा करते थे। ये स्पूत बना हुआ है और ये आपका चैत्य है, ये आप लोग देख सकते हैं। आगे चलते हैं। पश्चिमी भारत में कल्लों की गुफा एवं अजंता एवं एलोरा की गुफा मंदिरों के निर्माण के साक्ष्य आज भी उपलब्ध हैं। यानी अजंता की जो गुफा हो गई, एलोरा की जो गुफाएं हैं, तो उनके जो साक्ष्य हैं वो आज भी उपलब्ध हैं। भरहुत तथा सांची के स्तूप भी शिल्पकला का एक अच्छा उदाहरण है। इसमें तोरण और रेलिंग को सजाने के लिए लकड़ी और हाथी दांत का सुंदर उपयोग हुआ है। यह कला धर्म से प्रभावित थी, चाहे वह स्थापत्य कला हो अथवा मूर्ति कला। इस समय की कुछ विशिष्ट शैलियां विकसित हुई। शुंग शैली, गंधार शैली, मथुरा शैली तथा अमरावती शैली में सुंदर मूर्तियों एवं स्फूर्तों तोरण द्वारों का निर्माण हुआ। तो ये जो शैली है ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो शुंग शैली, गंधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली। इसमें जो स्फूर्त थे वो जो तोरण थे उनका काफी अच्छा निर्माण किया गया था। अब हम लोग चलते हैं शुंग शैली के बारे में देख लेते हैं। शुंग कला में स्फूर्त के चारों ओर एक ऊंची चार दीवारी बनाई गई थी तथा 4 तोरण द्वारा लगाए जाते थे, जिसको जातक कथाओं, बौद्ध चिन्हों, नाग तथा अप्सरा की मूर्तियों से सजाया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। भारहुत और सांची का स्फूर्त इस कला का उदाहरण रहा। जो आपका शुंग शैली है इसका जो भारहुत और सांची स्फूर्त रहा, ये इसी कला का उदाहरण रहा। अब हम लोग चलते हैं गंधार शैली। यूनानी कला के प्रभाव से देश के पश्चिमोत्तर प्रदेश में गंधार शैली का विकास हुआ। यानी जो यूनानी लोग थे उनकी कला का जो प्रभाव हुआ, धीरे धीरे पश्चिमोत्तर प्रदेशों में जो गंधार शैली विकसित हुई। इस शैली का अधिकांश मूर्तियां बुद्ध के जीवन यात्रा से संबंधित थी। गंधार कला की अनेक मूर्तियां लाहौर एवं पेशावर के संग्रहालयों में सुरक्षित हैं। भारत के बाहर इस कला का व्यापक प्रभाव रहा। इस शैली को इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। यानी जो ये शैली थी गंधार शैली, इसी को इंडो ग्रीक शैली भी कहते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इंडो ग्रीक शैली किसे कहते हैं, गंधार शैली को कहते हैं। आगे चलते हैं। मथुरा शैली। कुषाण काल में मथुरा भी कला का प्रमुख केंद्र रहा। इसमें बुद्ध की मूर्तियां जो थी बनाने में स्पष्ट सोच जो थी भारतीय थी। इसमें यूनानी यानी जो मथुरा शैली थी, इसमें जो चित्र बनाए जाते थे मूर्तियों के वो भारतीय सोच की तरफ से भारतीय परंपरा उसमें देखने को मिलती थी। ईरानी कला का लक्षण नहीं दिखता था। मथुरा शैली में बुद्ध की मूर्तियों के अलावे हिंदू एवं जैन मूर्तियों का भी निर्माण किया गया था। मथुरा की कनिष्क की एक सिर रहित मूर्ति मिली। यह मूर्ति कला की दृष्टि से उच्च कोटि की थी।
इस शैली में स्थानीय रूप से उपलब्ध सुंदर लाल बलुआ पत्थर का उपयोग हुआ था। यानी जो कनिष्क की एक मूर्ति मिली थी वो सिर रही थी, यानी उनका प्रॉपर तरीके से सिर वगैरह भी था। ठीक है, और जिसमें प्रयोग किया जाता था बलुआ पत्थर जो होता था वो सुंदर लाल कलर का होता था। अब हम लोग चलते हैं अमरावती जो शैली है इसके बारे में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के अमरावती से बुद्ध की कई मूर्तियां मिलती हैं। यह प्राप्त स्फूर्त की एक मुख्य विशेषता है। इसकी संगम जो है संगमरमर की पट्टियां का मतलब पट्टिकाएं है जिन पर बुद्ध के जीवन से संबंध दृश्यों का चित्र जो है मतलब चित्रण किया गया है। ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें पशुओं और पुष्पों का भी चित्रण है। यह कला विदेशी प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त है, यानी इसमें जो विदेशी प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस तरह भारतीय सभ्यता का प्रचार प्रसार जो प्राचीन काल में एशिया के विभिन्न देशों में हुआ। इसमें संबंध और दक्षिण पूर्व एशिया के जो थे देश शामिल थे। इस संबंधों का विस्तार धार्मिक और व्यापारिक माध्यमों से हुआ। बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के क्रम में भारत का जो संबंध है श्रीलंका, बर्मा, चीन और मध्य एशिया के साथ बना रहा, जबकि व्यापार के माध्यम से कंबोडिया, इंडोनेशिया या थाईलैंड आदि देश जो थे देश के साथ भारत का संबंध भी स्थापित हुआ। श्रीलंका में अशोक के समय में ही बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ और आज उस देश में इस धर्म के अनुयायी काफी संख्या में मौजूद हैं। यानी जो श्रीलंका है वहाँ पे जो बौद्ध धर्म था अशोक के समय ही लोग काफी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे थे, काफी लोग मानने लगे थे और आज भी वहाँ पे अनुयायी हैं बौद्ध धर्म के। इस तरह बर्मा तथा आधुनिक म्यांमार में बौद्ध धर्म के थेरवाद रूप का विकास हुआ। इन दोनों देशों में अनेक मंदिरों या मूर्तियों का निर्माण हुआ जो भारतीय कला के प्रसार का उदाहरण है। कुषाण शासकों का समय अफगानिस्तान और मध्य एशिया में भी बौद्ध धर्म के बड़े पैमाने पर प्रचार हुआ। गौतम बुद्ध की सबसे विशाल मूर्ति अफगानिस्तान का वामयान में ही पहाड़ को काटकर बनाई गई है। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो बौद्ध मतलब गौतम बुद्ध थे उनकी जो विशाल मूर्ति बनाई गई है वो कहाँ बनाई गई है? अफगानिस्तान के वामयान में एक पहाड़ को काट के बनाई गई है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये चैप्टर समाप्त हुआ, यहीं तक था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चैप्टर नंबर 11 हम लोगों ने अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। ऐसे ही करके आप में 14 चैप्टर हैं क्लास 6 की SCRT में, तो हम सारे कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद प्रीवियस के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग 7th की मतलब SCRT पे चलेंगे। तो ऐसे ही करके आपका जो सारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएंगे, सारे मतलब थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएंगी। GK GS के हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन भी करेंगे, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो 10 जून एंड 11 जून को होना है। 10 जून को आपका है PRT का होगा, यानी 1 to 5, 6 to 8 का हो जाएगा। और 11 को यानी 11 जून को जो है आपका 9 to 10, 11 to 12 वालों का एग्जाम है। तो फाइनल डेट आ चुकी है। अभी आपका एडमिट कार्ड जो है आउट नहीं किया गया, वो आपको 2 दिन पहले मिलेगा। एग्जाम सेंटर जो है वो बना दिए गए हैं, कौन कौन से जिले में आपका एग्जाम सेंटर होगा, लेकिन आपका एग्जाम कौन से सेंटर मतलब कौन से जिले में होना है वो आपको एडमिट कार्ड पे आपके शो करेगा। तो वो जब आउट मतलब एडमिट कार्ड जो है वो आउट किए जाएंगे, आपको बता दिए जाएंगे, जब भी अपलोड होंगे आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप लोग मेरे साथ भी बने रहिएगा। बाकी अगर क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा जो भी BPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा। थैंक यू।